नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक संपन्न। जिले में 17 मई की सुबह तक रहेगा लॉकडाउन। कोरोना का टीका लगवाने युवाओं में दिखा उत्साह। टीकाकरण को स्वयं एवं परिवार के लिए बताया जरूरी। बंगाल में हुई हिंसा के विरोध में भाजपा का राष्ट्रव्यापी धरना। खबरें अब विस्तार से। रीवा जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 17 मई की सुबह तक के लिए बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। 30 मई तक शादियों में रहेगा प्रतिबंध। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर रीवा में भी तेजी से बढ़ रहा है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रतिदिन 300 से ऊपर कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी को लेकर रीवा में कोरोना कर्फ्यू के साथ ही 6 मई की सुबह तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे बढ़ाकर 17 मई की सुबह तक कर दिया गया है। बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में रीवा सांसद सहित प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। रीवा जिले में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए 30 मई तक शादी विवाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही जिले में सभी बसों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सिर्फ ट्रेनों से आने जाने वाली सवारियों के लिए ही बसें चलेंगी। साथ ही ये निर्णय भी लिया गया है कि मेडिकल दुकानों में कोविड से जुड़ी दवाइयों की रेट सूची दुकान के बाहर लगाना जरूरी होगा। साथ ही एम्बुलेंस संचालकों को भी अपनी रेट सूची एम्बुलेंस के ऊपर लगानी होगी। इसके अतिरिक्त जो भी कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेटेड हों, वो अगर नियमों का उल्लंघन करते हुए घर से बाहर निकलेंगे तो उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि रीवा में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बाद भी मरीजों की संख्या में ज़्यादा कमी नहीं आई, जिसको देखते हुए इसे 17 मई की सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन लगातार लोगों से घर में रहने की अपील करता रहा है। कोविड नियमों का पालन करने की अपील भी प्रशासन कर रहा है। साथ ही बिना वजह घूमने वालों पर कार्यवाहियां भी जारी हैं। इस अवसर पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, एसपी राकेश सिंह, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, जिला सीओ स्वप्निल बानखेड़े, सीएमएचओ डॉक्टर एमएल गुप्ता एवं एसडीएम शैलेंद्र सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं समाजसेवी तथा व्यापारीगण उपस्थित रहे। इस संबंध में प्रस्तुत है राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार। 17 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। शादियां 30 मई तक के लिए रोक दी गई हैं। आपकी जो बसें चलती हैं, ट्रेन टाइम, जब ट्रेन आएंगी उस समय बसें वहां जाएंगी रेलवे स्टेशन। जो ट्रेन से सवारियां उतरेंगी उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी जो बसें चलती थी इंटर जिला, इंटर तहसील, उनको भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। जो उत्तर प्रदेश से लोग आएंगे, अगर यहाँ की सीमा में आते तो उनको 10 दिन होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा और जब 10 दिन होम आइसोलेशन से उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी तब उनको छोड़ा जाएगा। और आपके जो दवाइयों की लिस्ट है, आज कलेक्टर साहब उसको सभी दवा की दुकानों में जो कोरोना संबंधी दवाइयाँ हैं उनको रेट निर्धारित करके हर दवाई की दुकान में चस्पा कर दिया जाएगा, जिससे ब्लैक मार्केटिंग ना हो। और जो जिला अस्पताल, मेडिकल अस्पताल में ये था कि मरीजों के साथ उनके अटेंडेंट जाते हैं, उनके लिए पर्याप्त वार्ड बॉय की व्यवस्था करके मरीजों को रोकने का काम किया जाएगा और उनके चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था सरकार करेगी। ग्रामीण अंचलों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे? वो तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन लगभग 1000 हो गए हैं। हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास में पूरे प्रदेश में 2.5 लाख लोग चिन्हित किए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि किल कोरोना के तहत रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, महिला स्वसहायता समूह की बहनें, आशा कार्यकर्ता सब घर घर जाके चिन्हित कर लिया है और उनको सबको 100% दवाइयों की किट दी जा रही है।
और पंचायतों को भी निश्चित रूप से सील कर दिया गया है। न वहाँ से कोई आएगा न कोई जाएगा, उनको वहीं घर में ही होम डिलीवरी से सामान पहुंचाने का काम होगा। सर सब्जियां अभी भी नहीं पहुंच पाई नगर निगम द्वारा प्रॉपर तरीके से, जैसे वार्ड वार पहुंचनी चाहिए थी, लॉकडाउन बढ़ता ही अभी हमने निर्देश दिया है कि जो होलसेल व्यापारी हैं वो फुटकर व्यापारियों के पास सामान पहुंचाएंगे और फुटकर जो ठेले वाले हैं वो हर वार्डों में जा करके सब्जियां पहुंचाने का काम करेंगे। तेलंगाना के हैदराबाद में 8 शहर कोरोना संक्रमित पाए गए। रीवा और वो तो हमने भी अखबार में पढ़ा है। हम यहाँ भी निर्देश देंगे कि यहाँ जो हमारे मुकुंदपुर जू सेंटर में वाइट टाइगर रहते हैं उनकी जांच करा लें, जिससे वो संक्रमण में न फंसे। तो आज से वैक्सीनेशन का प्रारंभ चालू हो गया है 18 वर्ष के ऊपर के लोग, किस तरह की व्यवस्था है सरकार की और कैसे? तो सरकार की पूरी व्यवस्था, सभी सेंटर चिन्हित किए गए हैं और वहाँ जिनने पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हीं का वैक्सीनेशन होगा। आज से 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को मिली टीका की संजीवनी। 100 लोगों को वैक्सीन लगाकर हुआ अभियान का औपचारिक शुभारंभ। हम आपको बता दें कि 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने का अभियान आज प्रारंभ हो गया। पिछले कई दिनों से जो लोग टीकाकरण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वैक्सीन की समय पर उपलब्धता न होने के कारण अभियान नहीं शुरू हो पाया था। हालांकि पंजीयन का कार्य अनवरत जारी था। हम आपको बता दें कि आज बुधवार को 100 लोगों को टीका लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। जिले में 18 से 44 वर्ष के लोगों की अनुमानित संख्या लगभग 11 लाख से ज्यादा है। आपको बता दें कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए सिंधु भवन में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। साथ ही जिनको टीका लगना है उनको मोबाइल के माध्यम से मैसेज भी पहुंच रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण चलता रहेगा, जिसके लिए जिले भर में बूथ बनाए गए हैं। रीवा में सिंधु भवन एवं मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण चलता रहेगा। वहीं इसी दौरान कोरोना का टीका लगवाने के लिए युवाओं में दिखा जोश। इस दौरान टीका लगवाने के पश्चात युवाओं ने युवा वर्ग को संदेश देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। टीकाकरण के बाद आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकेंगे। प्रस्तुत है इस संबंध में जागरूक युवाओं एवं सीएमएचओ डॉक्टर ML गुप्ता से टीकाकरण के संबंध में प्राप्त जानकारी के अंश। आज से गवर्नमेंट द्वारा 18+ के ऊपर से वैक्सीनेशन चालू हो गया। क्या मानते हैं किस तरह की अच्छी चीज़ें हैं और क्या इससे फ़ायदे हैं? बहुत अच्छी चीज़ है और इसको एकदम पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और साथ ही सभी को कोशिश करना चाहिए कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाई जाए, क्योंकि इससे आप भी सेफ रहेंगे और आपके साथ आपका परिवार भी सेफ रहेगा। आपकी फैमिली को आज किसको वैक्सीन लगी? आज मुझे लगा और मेरी वाइफ को लगा है वैक्सीनेशन, और कल मेरे पापा और मम्मी को भी लगा था सेकेंड डोज। आज हम लोग फर्स्ट डोज लगा है। क्या मानते हैं युवाओं को क्या संदेश देंगे कि आगे बढ़ करके आएँ? बिल्कुल 100%। आज हम लोग हर चीज़ में गवर्नमेंट को दोष देते हैं, लेकिन हम लोग अपना फर्ज भी निभाना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि अगर वैक्सीनेशन हो रहा है तो हम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि बाहर तो ये भी सुविधाएं भी नहीं है जितनी हम लोग इंडिया में सुविधाएं वैक्सीनेशन की बहुत अच्छी हैं। बाहर तो ये भी नहीं मिल पा रही हैं। अगर आप बाहर कोई रहता है आपका, अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो बहुत दिक्कतें हैं और बिल्कुल वो करवाना ही चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? रितेश खेमचंदानी। क्या नाम है आपका? सिमरन खेमचंदानी। आज आपने वैक्सीन लगवाई है, क्या संदेश देंगे? हाँ जी, मैंने आज वैक्सीन लगवाई है और ये बहुत ज़रूरी है और इसको पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए। बहुत लोगों के मन में ये बात है कि वैक्सीन अभी सेफ़ नहीं है, लेकिन बट ऐसा कुछ नहीं है। आप पॉजिटिव रहिए, अच्छी सोच अच्छी रखिए, तो ज़रूर ये वैक्सीन बहुत अच्छी है और आगे ये अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अभी चिकित्सकों ने आपको कुछ सलाह दी प्रिकॉशंस के लिए, क्या कुछ बोला? नहीं, अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं। उन्होंने बस ये बोला वैक्सीनेशन के बाद आप 10-15 मिनट यहाँ बैठिए, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो हम लोग मतलब यहाँ पर हैं। आज आपने वैक्सीन लगवाई है, क्या संदेश देंगी? किस तरह का फील है? अब कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है। वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये महामारी के कारण वैक्सीन
सबको लगवानी चाहिए जरूर से। आपके घर में अब तक कितने लोग को लगी? सबको लग चाहिए। सभी लोग को। बच्चों को भी नहीं लगी, बच्चों को अब जैसे आएगा तो वैसे लगेगा। सर ये आज से 18+ का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, किस तरह की व्यवस्था है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग? हाँ, ये 18+ का वैक्सीनेशन जो आज से शुरू हुआ है, 5 और 6 तारीख को हम सिर्फ 100 लोगों का कर रहे हैं। फिर 8 और 10 तारीख को हम लोग 700 लोगों का करेंगे। उसके बाद 12, 13 और 15 तारीख को 1,000 लोगों का करेंगे। इसमें वैक्सीनेशन का ये है कि व्यक्ति को खुद अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद डेट मिल जाएगी और जगह बता दिया जाएगा। वो वहाँ पे आकर के अपना वैक्सीनेशन करा सकता है। जिनका रजिस्ट्रेशन रहेगा उन्हीं का वैक्सीनेशन होगा, अलग से कोई वैक्सीनेशन नहीं होगा। 18+ में हम लोग कोवैक्सीन यूज कर रहे हैं। सेंटर कहाँ बनाया? अभी एक ही सेंटर बनाया क्योंकि आज 100 लोगों को करना था। सिंधु भवन जो कि जिला अस्पताल के बगल में है, चूँकि हॉस्पिटल में कोविड पेशेंटों को देखते हुए हॉस्पिटल से बाहर सेंटर लगाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने सिंधु भवन में यहाँ पे किया है। तो देखा जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसमें अभी सेंटर के प्लेसेस नहीं शो कर रहे हैं। देखिए, एक दिन में 100 होना है और रजिस्ट्रेशन करवा लिया है 10,000 20,000 लोगों ने। तो जैसे जैसे क्रम वाइज जो है उनको डेट दिया जाएगा और सेंटर बताया जाएगा। तो सेंटर साइट में शो नहीं हो रहा हो गया। सेंटर तो अभी एक ही सिंधु भवन में चलेगा जिला स्तर पे। और अगर बिना रजिस्ट्रेशन के सिंधु भवन आए तो कुछ नहीं, कोई वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। 9-10 तारीख तक का फुल दिखा रहा है, लोगों का हो गया है, परंतु डेट जब जो डेट मिलेगी उसी डेट में जब वो आएंगे तो उनका होगा वैक्सीनेशन। 45+ के लिए व्यवस्था? 45+ के लिए डेली चल रहा है, जैसे रूटीन में चल रहा था। 10,000 पर डे का हमारा टारगेट है 45+ का। वैक्सीनेशन छुट्टी वाले दिन नहीं होगा, है ना। बाकी ये बुधवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को ये इसका वैक्सीनेशन होगा अपना कोविड का। मंगलवार और शुक्रवार को रूटीन टीकाकरण होगा। इसके अलावा जिला अस्पताल और संजय गांधी मतलब मेडिकल कॉलेज यहाँ पे कोविड का वैक्सीनेशन होगा। 45+ के लिए रजिस्ट्रेशन की कैसे? उनका वही पुराना है, कोई अपने से करा लेता है तो 25% स्लॉट बुक है, करा लेता है तो करा के आ जाए, नहीं कराता तो हम इस बात पे उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। पश्चिम बंगाल में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या सहित हिंसक घटनाओं के विरोध को लेकर पूरे देश भर में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में रीवा स्थित भाजपा कार्यालय अटल कुंज में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल की नेतृत्व में धरना रखा गया। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्र, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, भाजपा नेता वीरेंद्र गुप्ता सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि बंगाल में हुई हिंसा के विरोध में हम लोग मंडल स्तर पर धरना देकर विरोध जता रहे हैं। ममता, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, तुम्हारे इस अन्याय रूपी राज का अंत होगा जिसका अंत भाजपा करेगी। वहीं जब जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र कायम हो गया तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी प्रजातंत्र कायम होगा। प्रस्तुत है इस संबंध में एक झलकी सहित राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल से जानकारी के अंश। आप लोग भाजपा पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या चीज़ है? पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ने बंगाल में जीत के बाद वहाँ जो हत्या और अपराध कारित किए हैं उसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा के आह्वान पर पूरे देश में मंडल स्तर पर हम लोग अनशन में बैठे हैं और उनके इन कृत्यों का विरोध कर रहे हैं कि ममता तेरी ये तानाशाही नहीं चलेगी। जब हिटलर की तानाशाही नहीं चलेगी तुम्हारे भी तानाशाही नहीं चलेगी। कुछ दिनों में तुम्हारे भी इस अन्याय रूपी राज का अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उसके राज का अंत करेगी। आज ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, क्या मानते हैं इसके बाद ये सारी चीज़ें हिंसा रुकेंगी या नहीं? निश्चित रूप से जब तक हिंसा नहीं रुकेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी सतत संघर्ष करेगी और उसके हिंसा को रोकने के काम करेगी। लोग अब बंगाल छोड़ करके असम की ओर भागने लगे। ऐसा नहीं है, जब
जम्मू और कश्मीर में प्रजातंत्र कायम हो गया है, तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी कायम होगा। रीवा शहर के पुलिस लाइन में क्वारंटाइन सेंटर की आईजी एवं कलेक्टर ने किया निरीक्षण। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और पुलिस विभाग के कई कर्मचारियों के संक्रमित होने के चलते विभाग ने अपना अलग क्वारंटाइन सेंटर और एक अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया है। इस क्वारंटाइन सेंटर और अस्पताल में जहां पुलिसकर्मी और उनके परिवार वालों के लिए जांच से लेकर सभी प्रकार के उपचार की व्यवस्था की गई है। इस अस्पताल को पुलिस लाइन में बनाया गया है, जिसका जायजा लेने पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए आईजी जोगा ने बताया कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, जिनके संक्रमित होने की संभावना है, जिसको देखते हुए पुलिसकर्मी और उनके परिवार के लोगों के लिए अलग से अस्पताल की व्यवस्था की गई है। इस अस्पताल में 2 चिकित्सक और लगभग आधा दर्जन नर्स तैनात रहेंगी। इतना ही नहीं, फ्रंट लाइन वर्करों के लिए कलेक्टर ने संजय गांधी अस्पताल में भी अलग से वार्ड की व्यवस्था की है। आइए सुनते हैं पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस कर्मियों के लिए की गई अलग व्यवस्था के संबंध में क्या बताया। प्रस्तुत है आईजी उमेश जोगा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये हमारा पुलिस कर्मचारियों के लिए और उनके परिवारों के लिए हमने आज पुलिस अधीक्षक रीवा ने और डीआईजी रीवा, इन दोनों ने संयुक्त रूप से और दूसरे आरआई रीवा के द्वारा ये पुलिस हॉस्पिटल एक स्थापित किया है, जिसमें पुलिस कर्मचारियों के लिए हर प्रकार का सुविधा है। पुलिस कर्मचारी और उनके परिवार वालों को अगर कोई टेस्टिंग कराना है तो यहीं पर टेस्टिंग हो जाएगी, और उसके अलावा उनको अगर कोई भी किसी प्रकार का समस्या हो इनिशियली, तो यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर है। सब प्रकार का मेडिसिन मतलब दवाइयाँ सब उपलब्ध यहाँ पर है, क्योंकि हमारे कर्मचारी दिनों रात पूरा हर जगह पे ये लॉकडाउन को एनफोर्स करने, जनता कर्फ्यू को एनफोर्स करने के लिए दिन रात पूरा सड़कों में घूमते रहते हैं। तो संभावना बनी रहती है कि उनको किसी प्रकार का वायरस का संक्रमण ना हो। अगर हो जाता है, उनके परिवार को देखभाल करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था लगाया है, इसमें हर प्रकार का सुविधा है, और आगे इसका सुविधा और बढ़ते जाएगी। हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि हम लोग आगे चल के ऑक्सीजन बेड्स का भी व्यवस्था हमारे चारों ज़िलों में कर सकें, ताकि अगर पुलिस कर्मचारी अपना पुलिस लाइन में करेंगे तो आम जनता के लिए पूरा हॉस्पिटल का सुविधा उनके लिए रह सकता है, ताकि उसमें दबाव कम हो जाएगा। इसमें कलेक्टर रीवा इलैया साहब से हमारी बात हुई है, वो भी काफ़ी इसमें सहयोग कर रहे हैं कर्मचारियों के लिए, और उन्होंने 2 डॉक्टर्स अभी उपलब्ध कराए हैं यहाँ के लिए, और 4 की 5 नर्स है, और इसकी संख्या और बढ़ाएंगे पेशेंट्स के हिसाब से। कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो क्या ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था भी है? हाँ, ऑक्सीजन का व्यवस्था भी यहाँ पर है कॉम्प्लिकेशन के लिए। और इसके अलावा क्या है कि और कोई सीरियस आईसीयू का केस होगा तो हमारे लिए सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कलेक्टर रीवा ने एक अलग से व्यवस्था भी एसडीएमएच में किया है। रीवा जोन के सभी जनता से मेरा ये अपील है और नम्र निवेदन है कि वो अपने अपने घर में रहें, क्योंकि इस वायरस का किसी प्रकार का एक अंतिम कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो इसका एक ही एक चीज़ है कि अपने घर में रहेंगे, चेन तोड़ेंगे तो जल्दी इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। प्रशासन आपके साथ रहेगा और आपका स्वास्थ्य का शुभकामनाएं देते हुए हर बार आपके लिए काम करते रहेगा, मगर आप लोगों को भी प्रशासन का सहयोग देना चाहिए। हम मिलजुल के ही इस वायरस के खिलाफ लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं।
70 पेटी शराब के साथ एक गिरफ्तार, 2 आरोपी हुए फरार। मऊगंज के पतियारी में की गई कार्यवाही। पुलिस ने लॉकडाउन में खपाने के लिए अवैध रूप से स्टॉक की गई देसी शराब का किया भंडाफोड़। हम आपको बता दें कि पतियारी गांव में पुलिस को कुल 70 पेटी शराब मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, वहीं 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। ये कार्रवाई मऊगंज पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस ने बताया कि मुखबिरों से जानकारी मिली थी कि क्षेत्र के पतियारी गांव में लॉकडाउन में खपाने के लिए भारी मात्रा में शराब एकत्रित की गई है। लिहाजा पुलिस ने पतियारी निवासी हीरालाल यादव, पिता कलई यादव एवं उनके पुत्र संजय यादव और ब्रजेश यादव के घर में दबिश दी, जहां 70 पेटी शराब, अनुमानित कीमत लगभग 2,70,000 रुपए बरामद की। पुलिस ने आरोपी संजय यादव, पिता हीरालाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी हीरालाल एवं ब्रजेश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन में खपाने के लिए आरोपियों ने सीधी से शराब की खेप मंगवाई थी, लिहाजा पुलिस अब सीधी में भी कार्यवाही करेगी। इसके साथ ही परिवहन में उपयोग होने वाले वाहन के संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी आदतन अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध मऊगंज थाने में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इसी तरह उसके बेटे संजय और ब्रजेश के ऊपर भी 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। प्रस्तुत है इस घटना के संबंध में एडिशनल एसपी विजय डावर से प्राप्त जानकारी के अनुसार। ये थाना मऊगंज के अंतर्गत ग्राम पतियारी आता है। वहाँ पर एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि हीरालाल यादव, इसके यहाँ पर अवैध शराब रखी गई है। सूचना पर दबिश दी गई थी, तो उसके यहाँ से 70 पेटी गेहूं के भूसे के नीचे दबा कर रखना पाया गया। प्रथम दृष्टया उसमें उसके दोनों लड़के और हीरालाल के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया 34(2) में, और एक लड़के की गिरफ्तारी इसमें हो गई है। और ये इसके द्वारा जो शराब, उस पर जो डिस्पैच नंबर है वो सीधी का होना पाया गया है। तो आबकारी विभाग से इस संबंध में जानकारी ली जा रही है कि वो शराब कहाँ से लेके आए थे और वो सीधी में कैसे इसको प्राप्त हुई है। अभी जो मेन आरोपी हीरालाल वो फरार है। उसकी गिरफ्तारी के बाद में और भी तथ्य इसमें सामने आएंगे। इनके पहले भी अपराध दर्ज हैं? हाँ, हीरालाल के विरुद्ध 12 अपराध दर्ज है। उसके दोनों लड़कों के विरुद्ध एक के खिलाफ 3 और एक के खिलाफ 2 अपराध दर्ज है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।